हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और आज की वीडियो में हम पुनः उसी कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। उस लेखिका के बारे में, उस कहानी में जो या फिर उस चैप्टर में जो थीम्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिन मुख्य भावों को लिया गया हो सकता है, उसकी चर्चा हमने की। हमने एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, उसकी खूबियों को, उसकी यूनिकनेस के बारे में आपको बताया। अब इस चैप्टर में उस पाठ में जो सामग्री है, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पाठ की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो बिल्कुल पाठ के शुरू में हम एनी फ्रैंक को ये कहता हुआ पाते हैं कि डायरी लिखना उसके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। और वो कहती है कि डायरी लिखना इसलिए चैलेंजिंग नहीं था कि उसने ऐसा पहले कोई काम नहीं किया। उसके हिसाब से ये चैलेंजिंग इसलिए था कि शायद आने वाले दिनों में, जब कुछ दिनों के बाद स्वयं एनी या फिर अन्य लोग उस डायरी को पढ़ना चाहें, तो पता नहीं इस 13 साल की लड़की के चिंतन में उन लोगों को रुचि हो न हो, कितना गंभीर मालूम पड़े उन्हें, इसका उसे भरोसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं यह एनी के मन में उसके खुद के प्रति जो अविश्वास था या अपनी क्षमताओं पर संदेह था, उसको भी दर्शाता है। इसमें थोड़ा ह्यूमर का भी पुट है, या फिर आप बाल मन की चपलता इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो बताती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन उसके मुंह से निकलता है और बताती है कि ये ऑब्जर्वेशन उसने किस हालत में दिया। वो कहती है, पेपर इज मोर पेशेंट देन पीपल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, नोट करेंगे। पेपर इज मोर पेशेंट देन पीपल। और एक बहुत उदास दिन है, अपने हाथों में अपनी ठुड्डी टिकाए एनी फ्रैंक बैठी हुई है। बहुत ही उदास दिन, उसे समझ में नहीं आ रहा उसे बाहर जाना चाहिए या घर में ही रहना चाहिए। फिर वो घर में ही रहना चाहती है, घर में ही रहना पसंद करती है और बैठे बैठे बोर होती हुई सोचती जाती है। और उसे ये बात ठीक लगती है कि वाकई पेपर इज मोर पेशेंट देन पीपल। लोगों के मुकाबले कागज में धीरज अधिक होता है। वो ऐसा क्यों कहती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, पेपर कभी आपकी बात सुनते समय कोई टोका टाकी नहीं करता, कोई टिप्पणियां नहीं करता, अपनी राय नहीं व्यक्त करता। उसमें पर्याप्त धीरज होता है आपको बिना ऊबे सुनने का। दूसरी चीज, पेपर से अपनी सीक्रेट्स को दूसरों तक शेयर होने का खतरा नहीं रहता। पेपर किसी को बताएगा नहीं कि आपने उससे कौन सी बातें शेयर की, साझा की उससे। तीसरी चीज, लोग जजमेंटल होते हैं। लोग बहुत जल्दी दूसरों के बारे में धारणाएं बनाते हैं, पूर्वाग्रह पालते हैं, या प्री कंसीव्ड नोशंस जिसे आप कहते हैं, वो आपके बारे में या फिर दूसरों के बारे में विकसित करते हैं लोग। तो ये चीज पेपर के पास नहीं होती। पेपर चुपचाप बिना आपके बारे में कोई भी धारणा विकसित किए आपकी बात बहुत ही धीरज के साथ सुनता है। तो इन तमाम खूबियों को लेके शायद एनी फ्रैंक ने कहा होगा, पेपर इज मोर पेशेंट देन पीपल। उसके बाद वो ऐसे कई कारण गिनाती है कि उसने डायरी लिखने का निश्चय क्यों किया। वो बताती है कि उसके परिवार में सब लोग हैं, मदर, फादर, एक लविंग सिस्टर, लगभग 30 फ्रेंड्स, आंट्स और न जाने कितने सारे लोग। तो जैसे अपने और अपने प्यार करने वाले लोगों से वो घिरी हुई सी है। लेकिन वो फिर भी बताती है, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे मैं अपने मन की बात शेयर कर पाऊं, इन विच आई कुड कन्फाइड इन, जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकूं, जिस पर इतना भरोसा हो मेरे को। फिर वो ये भी मानती है कि हो सकता है ये उसके स्वयं की गलती हो कि किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाती कि उसे अपने मन की बात शेयर कर पाए। लेकिन इन तमाम बातों का हवाला देते हुए कहती है कि शायद इसीलिए उसने निश्चय किया कि शी शुड राइट द डायरी, उसे डायरी लिखनी चाहिए। और फिर वो कहती है कि अपने फ्रेंड के, जिसको उसने किटी नाम दिया, यानी किटी डायरी को वो नामकरण करती है वो, क्योंकि आप डायरी से बातें शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हैं। वो कहती है कि किटी मेरी फ्रेंड है जब तक ये दूसरा कोई रियल फ्रेंड मेरे जीवन में नहीं आता। और अपने इस फ्रेंड के इमेज को और इन्हांस करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए वो उसे किटी नाम देती है। और फिर कहानी शुरू होती है। और फिर उसके बाद वो ये कहती है कि अगर मैं सीधे सीधे इसमें अपनी बातें लिखना शुरू कर दूं तो शायद इसे पढ़ने वालों को ठीक से सारी बात समझ में आए या ना आए। इसलिए वो कहती है कि एनी और उसके परिवार का इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया जाना बेहतर होगा। तो अपने परिवार के बारे में बताती है। सबसे पहले अपने पिता ओटो फ्रैंक के बारे में, और उनको ही शी कॉल्स हिम अडोरेबल। उनको वो एकदम आदर्श ऐसा व्यक्ति मानती जिसे वो बहुत प्यार करती है, एक अच्छी पर्सनालिटी।
और जो ओटो फ्रैंक हैं उन्होंने 36 साल की उम्र में उसकी माँ एनी की माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक से विवाह किया था। और उस समय एनी की माँ की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर वो बताती है अपनी बड़ी बहन के बारे में जिसका जन्म 1926 में हुआ था, और खुद के बारे में भी कि उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ। इस तरह वो अपने परिवार और अपने बारे में बताती जाती है। इंट्रोडक्टरी जो डिस्कशन है या इंट्रोडक्टरी जो बातें हैं वो कहती जाती है अपने बारे में। और फिर चर्चा आती है 1941 की, कि कैसे 1941 में उसकी दादी माँ जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी, हर ग्रैंड मदर, वो बीमार पड़ जाती हैं और उनकी शल्य चिकित्सा होती है, उनका ऑपरेशन होता है। और इन सारी बातों के बीच उस साल एनी फ्रैंक का जो बर्थडे है वो बहुत सादगी से बीत जाता है। उसमें कोई धूम धड़ाका या फिर कोई उस तरह का समारोह नहीं होता। और दुर्भाग्य से 1942 के शुरुआत में एनी के ग्रैंड मदर की, उसके दादी माँ की मृत्यु हो जाती है। यह बहुत दुखद क्षण है एनी के लिए। एनी अपने ग्रैंड मदर से बहुत अटैच्ड थी, बहुत प्यार करती थी। तो एनी को यह बात बहुत बुरी लगती है। और जब उसका जन्मदिन जून में आता है, 12 जून 1942 को, जिस जन्मदिन में उसे डायरी दी जाती है गिफ्ट के रूप में, जो लाल और उजले का चेकर्ड है, तो उस बर्थडे में जो बर्थडे केक उसके लिए आता है, उस केक पर एक मोमबत्ती एनी अपने ग्रैंडफादर के लिए भी जलाती, ग्रैंड मदर के लिए भी जलाती है। तो ये शो करता है कि ग्रैंड मदर के प्रति उसके मन में कितना प्रेम है, कितना सम्मान है उसके मन में, और वो उन्हें मिस करती है, ये बात बताती भी है वो। और फिर उसके बाद वो 20 जून के आसपास, 1942 के आसपास की बातें बताती है कि परिवार के सारे लोग इस यात्रा में यहाँ तक पहुंचे हैं और सब स्वस्थ हैं। फिर वो अपनी डायरी को समर्पित करती है और फिर डायरी को वो चिट्ठियां लिखना शुरू करती है। दोस्तों, ये पूरी किताब उसके फ्रेंड किटी यानी डायरी को समर्पित चिट्ठियों के संकलन के रूप में है। तो इस पाठ में जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट उसका दिया गया है वो शुरू करती है, डियरेस्ट किटी। किटी से उसे कितना प्यार है, कितनी गहराई है उसके संबंधों में, उसे डियरेस्ट किटी कहती है। और एक बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही बेजोड़ स्टेटमेंट वो देती है, एवरीबडी इन माई क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ऑल इन माई क्लास आर क्वेकिंग इन इट्स बूट्स या देयर बूट्स। व्हाट डू मीन बाई क्वेकिंग इन समबडीज बूट्स? इसका मतलब होता है बहुत नर्वस या एक्साइटेड या फ्राइटेंड होना, डरा हुआ होना। तो भाई क्लास डरा हुआ क्यों है? डरने का कारण क्या है? इसका कारण है कि टीचर्स के बीच में एक मीटिंग चल रही है और इसमें वो डिसाइड करने वाले हैं कि अगली कक्षा में जाएगा कौन और इस कक्षा में रोक किसे लिया जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स के, उस एनी के क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चिंता है कि पता नहीं कौन पास करे, कौन उस कक्षा में दोबारा रुक जाए। और ऐसे कई बच्चे हैं जो आपस में शर्तें बदते रहते हैं, शर्त लगाते रहते हैं कि कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। तो एनी और उसका फ्रेंड जिस बेंच पे बैठते हैं उसके ठीक पीछे दो बच्चे हैं जो आपस में शर्त लगाते रहते हैं। एक कहता है कि तुम पास हो जाओगे, दूसरा कहता है मैं नहीं हो सकता। और दोनों पैसे की बाजी भी लगाते हैं। उन्होंने जो हॉलीडे में जो रकम सेव की थी, जो कमाया था, वो उसकी बाजी लगा लेते हैं। एन की बार बार की घुड़कियां उसके दोस्त की, एनी की बार बार की घुड़कियां उसके दोस्त का रिक्वेस्ट भी कुछ असर नहीं दिखा पाता और वो दोनों लगातार अपने काम में मशगूल रहते हैं। फिर एनी कहती है कि उसे उसके अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी या फिर उसके गर्ल फ्रेंड्स को पास होने के बारे में कोई चिंता नहीं थी। और एनी बताती है कि बस उसका एक मैथमेटिक्स खराब था, बाकी अन्य सब्जेक्ट्स में वो आसानी से निकल सकती थी, लेकिन उसे बहुत चिंता नहीं थी, वो तो पास हो ही जाएगी। तो यहां तक बात आती है। उसके बाद फिर एनी चर्चा करती है अपने टीचर्स की। वो बताती है कि उसके स्कूल में कुल 9 टीचर्स थे, जिसमें से 7 मेल्स थे, पुरुष थे, और 2 महिलाएं थी, फीमेल्स थी। और वो बताती है कि उन सबों से उसका रिश्ता लगभग ठीक ठाक था, अच्छा था, सिवाय एक मिस्टर किसिंग के जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, थोड़े ओल्ड फैशन्ड हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। एनी की मैथ्स कमजोर है। दोस्तों, आप अक्सर ये बातें देखते होंगे कि जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट कमजोर होता है उसमें वो फोकस नहीं कर पाता और वो दूसरों को डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक यही बात एनी करती है। वो जब भी मैथ्स का क्लास होता है वो बातें करती रहती है क्लास में। मिस्टर किसिंग थोड़े डिसिप्लिनरियन किस्म के हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, तो एनी की इस बात को पसंद नहीं करते।
और उसे बात करता हुआ पाके उसे एक पनिशमेंट देते, कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसे लिखना पड़ेगा, एक निबंध लिखना पड़ेगा जिसका टॉपिक होगा चैटरबॉक्स, अ चैटरबॉक्स। एनी चकित रह जाती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। वो उसको अपने डायरी में नोट करके घर पे लाती है। शाम को जब सारे होमवर्क पूरे हो जाते हैं, वो उस टॉपिक को निकाल के बैठती है। वो सोचती है कि एक रास्ता ये भी है कि ढेर सारा कुछ कुछ लिख के पेजेस भर दिए जाएं, बड़े बड़े अक्षर 2-3-4 यहाँ 2-3-4 वहां, फिर कुछ कुछ लिख के जिसमें कोई खास मकसद ना हो, कोई खास जिसमें तर्क ना हो, और उसके बाद मिस्टर किसिंग को थमा दिया जाए। लेकिन नहीं, इससे उसका मकसद पूरा नहीं होगा। वो चाहती है उसमें वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी दलीलें पेश करे कि मिस्टर किसिंग कन्विंस्ड हो जाए इससे कि नहीं, बच्चों का बात करना उनका अधिकार है। और फिर वो दलीलें देती है कि बात करना तो बच्चों के लिए बहुत नेचुरल है, जस्टिफाइड है। और उसमें भी एनी फ्रैंक इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन उसका खुद का इस पर बहुत वश इसलिए नहीं। वो बताती है उसकी माँ भी उतनी ही बातूनी है और वो भी उतनी ही बात करती जितना कि वो। तो जब ये चीजें आनुवांशिक तरीके से उसमें आई हैं, तो इस पर बहुत नियंत्रण तो उसका हो ही नहीं सकता। इसलिए उसके बात करने को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। बहुत ही विचित्र और बहुत ही मजेदार तर्क है ये। खैर, मिस्टर किसिंग जो है इस पूरे ऐसे को पढ़ते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी क्लास में जैसे ही एनी फिर बात करना शुरू करती है, मिस्टर किसिंग उसे फिर एक टॉपिक थमा देते हैं कि इस बात करने के जुर्म में तुम्हें एक और ऐसे लिखना होगा। अब की बार तुम्हारी टॉपिक है एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। दोस्तों, इनकरेजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, जिसे सुधर ही नहीं सकता। तो इस बार वो पता नहीं फिर मेहनत करके कुछ अच्छे से उस ऐसे को लिख कर लाती है। लेकिन अब की बार उसके सारे तर्क इस दूसरे ऐसे को लिखते लिखते समाप्त हो गए हैं और अब उसे मामले की सीरियसनेस, मामले की गंभीरता समझ में आती है। तो आने वाली 2 क्लासेस तक, आने वाली 2 कक्षाओं तक बिल्कुल चुप बैठती है, वो बिल्कुल खामोश। लेकिन तीसरी कक्षा में फिर वही, आपने पढ़ा ना, एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, ऐसा चैटरबॉक्स, ऐसा बातूनी आदमी जो सुधर ही नहीं सकता। तो तीसरी क्लास आते आते अपनी सारी सजा, उसका परिणाम भूलकर एनी फ्रैंक फिर से बातें करना शुरू करती है। मजेदार बात तो ये है, लेकिन अब की बार मिस्टर किसिंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, एनी फ्रैंक, क्लास में बात करके क्लास को डिस्टर्ब करने के जुर्म में तुम्हें फिर से एक ऐसे लिखना पड़ेगा और अब की बार तुम्हारा टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस टॉपिक को सुन के पूरी कक्षा ठहाके मार के हंस पड़ती है। हंसना तो एनी को भी पड़ता है, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो गई है। उसे नहीं लगता इसमें वो क्या लिख पाएगी। उसके सारे तर्क, सारी दलीलें खत्म हो गई है। लेकिन उसकी एक दोस्त है सेन, जो उसके हेल्प के लिए आगे आती है और वो दोस्त कहती है, वो बहुत अच्छी पोएट है, वो कहती है कि तुम पूरे ऐसे को छंदों में लिख सकती हो, कविता के रूप में प्रस्तुत कर सकती हो। एनी इस बात से बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ठीक है, और फिर वो एक कहानी का प्लॉट बनाते हैं और कहानी का प्लॉट कुछ यूं है कि उसमें एक फादर स्वैन है, एक मदर डक है और 3 डकलिंग्स हैं। और फादर स्वैन उन तीनों डकलिंग्स को इसलिए पीट पीट कर मार डालता है क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते हैं, बहुत बातें करते हैं। यानी बहुत खुश होती है इस ऐसे को लिख के, पोएम के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में। उसका मानना है कि मिस्टर किसिंग ने उससे जोक करने की कोशिश की थी, उल्टे ये जोक उन्हीं पर पड़ गया। इसे कहते हैं नहले पर दहला। लेकिन उसे देने में उन्हें थोड़ा डर भी है। उसे लगता है पता नहीं मिस्टर किसिंग क्या सोचे, लेकिन लकीली वो इसका बुरा नहीं मानते। मिस्टर किसिंग इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। वो स्ट्रिक्ट तो है, बच्चों के भले के लिए भले वो सजाएं देते हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही रचनात्मक सजाएं उनकी। इससे बच्चों का कुछ बिगड़ता भी नहीं है, उनका विकास ही होता है। लेकिन अब की बार वो उसके ऐसे को पढ़ के बिल्कुल बुरा नहीं मानते। वो उसे पढ़ते हैं और पूरी क्लास के सामने जोर से पढ़ते हैं उस कविता को, उसमें अपने कमेंट्स भी देते जाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसे वो दूसरी क्लास में ले जाके भी पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर एनी को इजाजत मिल जाती है, उसे कोई नहीं टोकता कि तुम अब कितना बात करती हो, वो बात करती रहती है। तो दोस्तों, ये इतना ही हिस्सा इस किताब का, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का इतना सा अंश, इतना एक्सट्रैक्ट आपके पाठ्य पुस्तक में है, फर्स्ट फ्लाइट में है।
और यही पूरी सामग्री है इस पुस्तक की। तो दोस्तों, इस पुस्तक में जो कंटेंट है उसके बारे में, इस कहानी में जो कंटेंट है आपने जान लिया। अब बात आती है कि इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो तो उनकी माँ है, उनकी बहन है, सब लोग हो सकते हैं, पिता है उनके। लेकिन जो दो मुख्य किरदार हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, वो खुद एक तो एनी फ्रैंक है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं, और दूसरा उसके मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर कीसिंग हैं। तो मिस्टर कीसिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। लेकिन अगर आप एनी फ्रैंक की बात करेंगे, वो एक शानदार लड़की है, कमाल की लड़की है। वो ऐसी लड़कियां शताब्दियों में नहीं होती। एक किसी शायर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे लोग बहुत काल पे, बहुत समय पे आते हैं, और भले उनका जीवन कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, वो अपनी प्रभा से, अपनी दीप्ति से हर जगह चकाचौंध कर जाते हैं। आपको महाभारत का अभिमन्यु भी याद होगा। उस कष्ट, उस मुश्किल, उस परीक्षा के क्षणों में भले ही वो मर गया, उसने कितनी वीरता दिखाई थी, कितनी छाप छोड़ी थी उसने तमाम महारथियों के मस्तिष्क पे भी। ठीक उसी तरह उन मुश्किल दिनों में नाजियों के अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की कोशिश है वो डायरी एनी फ्रैंक की, और कितने शानदार तरीके से उसमें नाजियों के अत्याचार का पूरा जिक्र किया है। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है वो। और उस समय नाजी यहूदियों से किस तरह का व्यवहार करते थे, और उनकी सत्ता में, उनके शासन काल में यहूदियों के जीवन बीतते कैसे थे। हरचंद जैसे मौत का साया हो, हरचंद जैसे उनका मौत का सामना होने ही वाला हो, तो उन क्षणों की कठिनाइयों को, दुश्वारियों को, मुश्किल को एनी फ्रैंक ने इस डायरी में बहुत ही शानदार तरीके से कैद किया है। और खुद उसकी पर्सनालिटी की बात करें, जब हम शुरुआत में उसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर जब डायरी ऑफ ए यंग गर्ल को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वो शुरुआत में बिल्कुल मामूली लड़की है, और एक मामूली लड़की की तमाम खूबियां, खामियां आप उसमें देख सकते हैं। वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ा होना, वही नखरे करना, वही एक दूसरे का बुरा मानना, और तमाम वो बातें जो आम लड़कियों में होती है, लड़कों में होती है, वो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन 2 साल के कष्ट के 2 साल जिसमें वो छुपी रहती है अपने सीक्रेट एनेक्स में, और जिसमें वो डायरी को लिखती है, इतने सारे लोगों से तालमेल बिठा के रहना पड़ता है, लाइफ को किस खूबसूरत तरीके से वो ऑब्जर्व करती है, और वो डायरी लिखना उसको इतना डेवलप करता है, इतना विकसित करता है कि 2 सालों में 15 साल की यंग वुमन, 15 साल की यंग लेडी होते होते बहुत ही मैच्योर थिंकर और ऑब्जर्वर बन जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप किसी कोशिश को, महत्वपूर्ण कोशिश को हाथ में लेते हैं, काम को हाथ में लेते हैं, वो काम आपको निखारता है अगर आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें। जब इस डायरी को पढ़ते हैं तो आपको एनी के पर्सनालिटी की बहुत सारी खूबियां नजर आएंगी, आपको उसमें महान लेखक की तमाम विशेषताएं नजर आएंगी, जो कि आगे विकसित होके बहुत बड़ा वटवृक्ष बन सकता था। प्रोज लिखने पर उसका गजब का कमांड है, विटी रिमार्क्स, वो शानदार सेंटेंसेस, वो ऑब्जर्वेशंस, एवरीथिंग लगता है जैसे कोई बहुत बड़े लेखक की लिखी हुई चीजें हम पढ़ रहे हों। तो उसमें महान क्षमता थी, और चीजों को ऑब्जर्व करके उन्हें एक्सप्रेस करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो दोस्तों, ये थी एनी फ्रैंक के कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें, और आपको मिस्टर किसिंग के बारे में बताएंगे। मिस्टर किसिंग एक बहुत ही परंपरागत किस्म के, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अनुशासन प्रिय टीचर हैं, लेकिन उनका मकसद बच्चों का भला करना है। वो जरा भी कठोर नहीं है या फिर जरा भी रूढ़िवादी नहीं है, और बच्चों को कोई बहुत कड़ा पनिशमेंट भी नहीं देते। उनका जो पनिशमेंट देने का तरीका है वो बहुत ही रचनात्मक है, उससे बच्चों की प्रतिभा में निखार ही आ सकता है। और कभी किसी के खिलाफ या फिर एनी फ्रैंक ही उनकी बात न मान के उनकी कक्षा में बातें करती रहती है, लेकिन कभी उसके खिलाफ उनके मन में कोई ग्रजेस नहीं है। तो उनकी उदारता का ये परिचय है, उनका जो कैरेक्टर है जिसको इस कहानी में पोर्ट्रे किया गया है। तो ये 2 मुख्य किरदार हैं, एनी फ्रैंक और उसकी टीचर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको जो कंटेंट है इस चैप्टर की, इस पार्ट की, उसके बारे में आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको सारी अन्य वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच।